हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. पांडे। आज आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी और चैप्टर 5 आपका फिजिकल का लास्ट चैप्टर चल रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री का। और इसमें एडजॉर्प्शन के बारे में चल रहा है। तो एडजॉर्प्शन जो अधिशोषण होता है, आप देखिए यहाँ पर जैसे कोई ठोस पदार्थ है, इस पर गैसों का, विभिन्न गैसों का अधिशोषण होता है। तो ठोस ये क्या है, आपका एडसॉर्बेंट है, अधिशोषक। अब अधिशोषक आपका एडसॉर्बेंट विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग हैं। इन पर किस पर कितनी मात्रा में अधिशोषण होता है, तो इस पर कुछ फैक्टर कार्य करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका ठोसों पर गैस को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों पर गैस को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर क्या कार्य करते हैं कि किसी ठोस पर अधिक अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है, किसी पर कम होती है, तो इस पर कुछ फैक्टर कार्य करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग गैस ऑन सॉलिड। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गैस ऑन सॉलिड, माने ठोसों पर जो गैस आकर के अधिशोषित होते हैं, तो उस पर फैक्टर कौन कौन से कार्य करते हैं, आप इसको देखिए। पहला नंबर 1, अधिशोषक की प्रकृति। नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। अधिशोषक की प्रकृति, जिस अधिशोषक की प्रकृति कैसी होगी, उसी अधिशोषक के अनुसार ये गैस इस पर कम मात्रा में या अधिक मात्रा में अधिशोषित होंगे। तो अधिशोषक अगर ठोस है, अधिशोषक अगर ठोस है और उसमें पोरस नहीं है, छिद्र युक्त नहीं है, अगर वो अधिशोषक, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को न बढ़ाया जा सके, समझ रहा है। तो अधिशोषक जैसे आपका चारकोल है, अधिशोषक जैसे ये है, देखिए चारकोल, सिलिका जेल, आपका संक्रमण तत्व, संक्रमण तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये सब अधिशोषक है, आपके एडसॉर्बेंट हैं। इनमें सबका अलग अलग अधिशोषण क्षमता होती है। मतलब विभिन्न प्रकार के अधिशोषक भिन्न भिन्न प्रकार के अधिशोषित की मात्रा अपने ऊपर अधिशोषित करते हैं। उनके बीच आकर्षण बल जिस प्रकार का होता है, उतना ही मात्रा में ये अधिशोषित करते हैं। इसका मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अधिशोषक विभिन्न प्रकार के अधिशोषक, विभिन्न प्रकार के अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। जिस प्रकार का आपका अधिशोषक होगा, उस प्रकार उतनी ही मात्रा में अधिशोषित पदार्थ आपका गैस अधिशोषित होगा। जैसे चारकोल, जैसे चारकोल, चारकोल क्या करता है, पॉल्यूशन में उपस्थित तमाम प्रकार की गैसें, चारकोल विभिन्न गैसें, विभिन्न गैसें जैसे
अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों को ये अधिशोषित अधिक मात्रा में शोषित करता है। ये गैसों को अधिशोषित करता है। सिलिका जेल क्या करता है? सिलिका जेल आपको पिछले वीडियो में बताया भी गया है। सिलिका जेल आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ खरीदते हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो उसमें देखते हैं कि छोटी सी पुड़िया रखी रहती है। वो सिलिका जेल क्या करता है? मॉइस्चर की नमी को अवशोषित करता है, क्योंकि अगर नमी उसमें रहेगी तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिलिका जेल नमी को या जलवाष्प को अधिशोषित करता है। अधिशोषित करता है। उसी प्रकार ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, आपका निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब, और प्लेटिनम है। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस इत्यादि को अवशोषित करते हैं। ये भी चारकोल भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अवशोषित करता है, शोषित करता है, लेकिन कम मात्रा में करता है ये। और ये आपका संक्रमण तत्व, इतना एग्जाम्पल हो गया। संक्रमण तत्व जैसे तीसरा लिख दीजिए, संक्रमण तत्व, ठीक है। ये संक्रमण तत्व जो है प्रकार के ये हाइड्रोजन गैस को भी अवशोषित करता है, डाइट बना लेता है, तो हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है। तो ये अधिशोषण गैस पर जो अधिशोषित होते हैं ठोस पदार्थों पर, ये अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अधिशोषक जिस प्रकार का होगा उतनी ही मात्रा में पदार्थ अधिशोषित होगा, ठीक है। नंबर 2, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। देखिए, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर बहुत बड़ा निर्भर करता है गैस का अधिशोषण। पृष्ठीय क्षेत्रफल माने जिस अधिशोषक का क्षेत्रफल, जो कोई बहुत ठोस क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल बढ़ाया नहीं जाएगा अगर, तो उस पर कम मात्रा में गैस अधिशोषित होते हैं। मतलब अधिशोषक, जैसे ये समझ लीजिए, अगर ये लकड़ी है आपका इतना बड़ा, ठीक है, अगर इस पर गैस आपका ये अधिशोषित हो रहा है इसके पृष्ठ पर आपके, लेकिन इसी लकड़ी को पीस करके चूर्ण बना दिया जाए इसका, जब इसका बुरादा बना दे देंगे तो लकड़ी देखिए फैल कर कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो इस पर गैस अधिक मात्रा में अधिशोषित होगा। इसका मतलब क्षेत्रफल अगर बढ़ाया जाता है, अधिशोषक पदार्थों का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो गैस के अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है, ठीक है। तो लिखेंगे अधिशोषक पदार्थों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर गैसों की अधिशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जो अधिशोषक पोरस होते हैं, अगर छिद्रयुक्त होते हैं, उनकी अधिशोषण क्षमता और बढ़ जाती है। छिद्रयुक्त अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता कुछ कैसे चल रहा है,
अधिक होती है। छिद्रयुक्त होते हैं जो, जैसे आपका चारकोल है, हाँ, चारकोल उसमें या गैस मास्क होता है, गैस मास्क जो होता है उसमें पोरस होते हैं, थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं, उसमें गैसों की अधिशोषण क्षमता बढ़ती है। ये पॉल्यूशन में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उन गैसों को अधिशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। तो जो पोरस होते हैं, जो छिद्रयुक्त होते हैं, कभी कदार अगर अधिशोषण क्षमता बढ़ाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना है, जैसे ये आपका मान लीजिए ठोस पदार्थ है, इसके अधिशोषण क्षमता पहले तो इसको काट करके इसको छोटे टुकड़ों में बांट करके बढ़ाया जा सकता है। दूसरा चीज और कर सकते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र कर दीजिए। जैसे आप मुरब्बा वगैरह बनाते हैं घर में, मुरब्बा वगैरह बनता है तो देखते हो पहले उसको किसी पिन से चिपकाते हैं, उसमें बराबर पोर्स बनाते हैं छोटे छोटे। तो जितने छोटे छोटे इसमें छिद्र बन जाएंगे, पोर्स बढ़ जाएंगे। पोर्स अगर बढ़ जाएगा तो उनकी अधिशोषण क्षमता भी गैसों की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे चारकोल या गैस मास्क, जैसे चारकोल इसमें भी हो जाएगा। जैसे चारकोल, ये चारकोल विभिन्न गैसों को अधिशोषित करता है। ठीक है, तो ये दूसरा इफेक्ट है कि अगर अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उस अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है। नंबर 3, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। अब देखिए टेम्परेचर, ताप क्या प्रभाव डालता है। अगर आपको पता है पदार्थ को थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं तो जो जलवाष्प होते हैं उस पे पदार्थों पर चिपके रहेंगे। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाए तो ये क्या करेंगे, उड़ जाएंगे। हाँ, तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। माने ये कम ताप पर ही अधिशोषित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। हाँ, अधिशोषण आपका उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, तो ताप बढ़ाने पर इसकी अधिशोषण क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की अधिशोषण की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, जो गैस जिसका क्रांतिक ताप उच्च होता है, जो गैस जल में अधिक विलय होता है, जो आसानी से विलीन हो जाता है, उसकी अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। जिस गैस का क्रांतिक ताप उच्च होता है, जिस गैस का क्रांतिक ताप उच्च होता है, जो जल में आसानी से विलीन हो जाती है, जो आसानी से विलीन हो जाती है या घुल जाती है, विलीन हो जाती, उसकी उसमें उस गैस की अधिशोषण क्षमता या अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। अधिक होती है माने जो गैस आसानी से जल में विलीन हो जाता है। ये आपका जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अब देखिए कार्बन और सल्फर एक ही ग्रुप के हैं आपके, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की अधिशोषण क्षमता अधिक होती है, इसका क्रांतिक ताप उच्च होगा। जिसमें दोनों में एक ही ग्रुप के भले हों, जिसका क्रांतिक ताप उच्च होगा उसकी अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी। अच्छा, इसमें ये आपका अधिक मात्रा में होते हैं अधिशोषित ये, और H2, N2, Cl2, O2 आदि
इनकी अधिशोषण की क्षमता कम होती है। ये कम मात्रा में, ये गैसें कम मात्रा में अधिशोषित होती हैं। ये आपकी गैसें जो है कम मात्रा में अधिशोषित होती हैं, इनका क्रांतिक ताप निम्न होता है, कम होता है। ठीक है, तो जिन गैसों का क्रांतिक ताप या ताप बढ़ाने पर इनके, अच्छा, इसमें रासायनिक जब अधिशोषण होता है तो कोई सीधा प्रभाव ताप का नहीं पड़ता। रासायनिक, क्योंकि वहां केमिकल बॉन्डिंग है, वहां रासायनिक बंध द्वारा बंध जाते हैं, तो रासायनिक अधिशोषण में, एक लाइन और इसमें बढ़ा दीजिए कि रासायनिक अधिशोषण में ताप का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, माने जब केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, रासायनिक अधिशोषण होता है, तो उसमें टेम्परेचर का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब आपका फिजिकल होता है, एडजॉर्प्शन होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा कम हो जाती है, यानी ये कम ताप पर ही अधिशोषित होने लगता है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अपने आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप फ्रिज में से ग्लास में पानी निकाल लीजिए तो देखिए उसके दीवारों पर तमाम प्रकार के जलवाष्प की बूंदें इकट्ठी रहेंगी, लेकिन जब उसको सनलाइट में रख दीजिए, सूर्य के प्रकाश में ही रख दीजिए, थोड़ी सी उष्मा पाएगी तो उसमें थोड़ी देर बाद देखेंगे वो जलवाष्प सब गायब हो जाएंगे, नहीं रहेगा, सब वो समाप्त हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर पाने के बाद उसका अधिशोषण क्षमता आपका बिल्कुल कम हो जाता है। ये हो गया। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे एक और बता देते हैं। हो गया। अब अगला लास्ट है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, देखिए ये दाब क्या होता है, अधिशोषण प्रोपोर्शनल टू ये दाब, माने अधिशोषण क्या होता है, दाब के समानुपाती होता है। यानी दाब बढ़ाएंगे, जैसे अब आप देखिए यहां पर अगर किसी ठोस पदार्थ है कोई, ठीक है, इसमें अगर ये कोई पदार्थ घन ले लिया गया, कोई पदार्थ इसमें अगर डाल दिया गया है, कोई ठोस पदार्थ, अब इस पर यहां तमाम प्रकार की गैसें हैं आपकी, ठीक है। अब दाब कैसे बढ़ाएंगे, अगर यहां पर एक पिस्टन लगा दीजिए यहीं पर, अब इससे देखो जबरदस्ती ये दाब बढ़ाया जा रहा है ना, तो ये गैस नहीं आ रहा है शोषित, लेकिन जब दाब बढ़ाया जाएगा तो ये गैस आकर के इस पर चिपक जाएंगे। इसका मतलब दाब बढ़ाने पर गैसों की अधिशोषण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की अधिशोषण क्षमता बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की अधिशोषण क्षमता बढ़ जाती है आपका, ये दाब का प्रभाव है, ठीक है। तो ये चार फैक्टर आपके कार्य करते हैं गैसों को अधिशोषित होने के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला पॉइंट अब चलेगा, अब आपको कैटालिसिस उत्प्रेरण भी है, उत्प्रेरण आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और बहरहाल अब आप अगला पढ़ेंगे, पहले कोलायड क्या है आपका, कोलायड। कोलाइड कोलाइड क्या है, पहले तो कोलाइड के बारे में जानिए, तब कोलाइडियल स्टेट आप आगे जाएंगे। तो कोलाइड क्या होता है, कोलाइड कोई विलयन नहीं है, पदार्थ की एक कोलाइडियल स्टेट
पदार्थ की एक अवस्था होती है जो विलेय के अणुओं के साइज पर, कणों पर निर्भर करती है। विलेय के अणुओं के कणों के साइज पर निर्भर करती है, वो कोलाइड कहलाता है। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जो एक अवस्था है जो पदार्थ के कणों या ब्रैकेट में लिख लेंगे अणुओं की साइज पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। ये आपका कोलाइड है। अब इसी के लिए ये थॉमस ग्राहम वैज्ञानिक थे। इन्होंने थॉमस ग्राहम, ये थे थॉमस ग्राहम, देखो इसको बहुत रटना नहीं है, समझ लो केवल। इन्होंने 1861 में क्या किया था, थॉमस ग्राहम ने एक जेली विलियन लिया और उस जेली विलियन को लेकर के एक चर्म पत्र, चमड़े की पतली झिल्ली में से उसको क्या किया, छानने का कार्य किया। और छानने का कार्य किया तो देखा कि अगर कुछ विलेय के कण जो आसानी से छन करके उस पार निकल गए, छन करके आसानी से उस पार निकल गए, जब विलयन को चर्मपत्र झिल्ली में से प्रवाहित किया इन्होंने, तो कुछ आसानी से उस पार निकल गए और कुछ विलयनों को छानने पर विलेय के कण उस पार नहीं जा पाए। इसी आधार पर इन्होंने दो नाम दिया विलेय के कणों को। पहला नाम दिया इन्होंने क्रिस्टलाभ। ये क्रिस्टलाभ उन्होंने, माने ये दो जब विलयन को चर्मपत्र झिल्ली में से प्रभावित किया और विलेय के कणों के आधार पर पहले उनको दो भागों में बांटा गया। देखा कि जब विलयन में उसको छानने का कार्य किया तो कुछ तो विलयन आसानी से छन करके उस पार चले गए, उसमें विलेय के कण भी चले गए, लेकिन कुछ कण उस पार नहीं जा सके। तो इस आधार पर उन्होंने दो भागों में बांट दिया, कोलाइडी विलयन को दो भागों में बांट दिया गया और नाम दिया, पहला एक का नाम दिया क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ क्या था, देखो इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में यह मान्य नहीं हुआ। बाद में इनको क्रिस्टलाभ और कोलाइड की बहुत उपयोगिता नहीं आई समझ में। तो क्रिस्टलाभ क्या है, जब विलयन को क्रिस्टलाभ सॉरी, ये रुक जाओ, क्रिस्टलाभ ये उन्होंने दिया। जब विलयन को एक चर्मपत्र एक मतलब पतली झिल्ली है, तो चर्मपत्र झिल्ली में से छाना प्रवाहित किया या छाना उसमें झिल्ली में से प्रवाहित किया, तो विलेय के कण आसानी से उस पार हो जाते हैं या छन जाते हैं, आसानी से छन जाते हैं। विलेय के कण आसानी से छन जाते हैं। उन्होंने उनका नाम क्रिस्टलाभ दिया। हाँ, उन्होंने उनका नाम क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ क्या है, जब विलयन को चर्मपत्र झिल्ली में से प्रवाहित किया जाता है और विलेय के कण उस पार निकल जाते हैं तो उसको उन्होंने क्या कहा, क्रिस्टलाभ नाम दिया गया। तो क्रिस्टलाभ क्या होता है, जब विलयन में
चर्मपत्र झिल्ली में से विलयन को प्रवाहित किया जाता है। अब विलेय के कण आसानी से छन करके उस पार चले जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाभ कहलाता है। अब कुछ उसमें छन करके उस पार नहीं गए, जब विलयन को चर्मपत्र झिल्ली में से प्रवाहित किया गया और उस पार नहीं गया तो उसी को उन्होंने नाम दिया कोलाइड। दूसरा है आपका कोलाइड। कोलाइड जब विलयन को चर्मपत्र झिल्ली द्वारा छानने पर, प्रवाहित करने या छानने पर विलेय के कण विलेय के कण आसानी से नहीं छनते हैं, हैं? आसानी से नहीं छनते हैं। कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड कहलाते। कोलाइड, अच्छा, ये आसानी से क्रिस्टलाभ उन्होंने नाम दिया। जैसे में इसमें भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दोनों का, ये आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज को जल में घोल करके उन्होंने जब चर्मपत्र झिल्ली से प्रवाहित किया, सभी विलेय के कण उस पर आसानी से निकल गए। ग्लूकोज है, यूरिया है और शक्कर है, ये क्रिस्टलाभ उन्होंने नाम दिया। अब कोलाइड में जैसे स्टार्च है, प्रोटीन, गोंद है, गोंद जैसे गोंद, प्रोटीन, स्टार्च आदि, ये उन्होंने इसका नाम क्या दिया? कोलाइड। बाद में ये देखा गया कि कुछ इनका बाद में ये अब दोनों नाम दिया गया, लेकिन ये बाद में मान नहीं हुआ, क्योंकि बाद में सोडियम क्लोराइड को देखा गया कि कुछ पदार्थ जो विलेय पदार्थ हैं आपके, जब उनको जल में घोल दिया जाता है तो वो दोनों गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। विलेय पदार्थ जैसे आप नमक को जल में घोल करके चर्मपत्र झिल्ली से प्रवाहित किया तो वो आसानी से पार चले गए, उसका नाम, अब देखो, वो आसानी से पार चले जाते हैं तो क्रिस्टलाभ कहा गया। लेकिन वही नमक जब बेंजीन में प्रवाहित करके बेंजीन में घोला गया और चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से पार नहीं हुए, वहां दोनों गुण कार्य करता है। नमक का जलीय विलयन, अगर जलीय विलयन है तो क्रिस्टलाभ का गुण प्रदर्शित करता है। वही नमक का जब बेंजीन में विलयन बनाया गया तो वो कोलाइड का गुण प्रदर्शित करने लगा। तो बाद में ये मान नहीं हुआ, बाद में हटा दिया गया। तो विलेय के बाद में इनको विलेय के कणों का साइज कुछ निश्चित किया गया, विलेय के कणों का साइज निश्चित हुआ, उस आधार पर, कणों के आधार पर बाद में कोलाइडी विलयन को 3 भागों में बांट दिया गया। विलेय के कणों के आधार पर कोलाइडी विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट डे अगले वीडियो में आपका ये चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।